सावित्री को नींद आ रही थी। अभी पिछले साल ही उसके पति की मौत हुई थी। उसकी शादीशुदा जिंदगी का सुख महज 1 साल का था। सावित्री ससुराल में ही रह रही थी। उसका पति ही बूढ़े सास ससुर की इकलौती औलाद था। ससुराल और मायका दोनों ही पैसे वाले थे। सावित्री अपने मायके में 4 बच्चों में सबसे छोटी और इकलौती लड़की थी। माँ बाप और भाइयों की दुलारी। मैट्रिक पास होते ही सावित्री की शादी हो गई थी। पति की मौत के बाद उसका बापू उसे लेने आया था, पर वो मायके नहीं गई। उसने बापू से कहा था कि आपके तो 3 बच्चे और हैं, पर मेरे सास ससुर का तो कोई नहीं है। पहाड़ी की तराई में एक गांव में सावित्री का ससुराल था। गांव तो ज़्यादा बड़ा नहीं था, फिर भी सभी खुशहाल थे। उसके ससुर उस इलाके के सबसे धनी और रसूखदार शख्स थे। वे गांव के सरपंच भी थे। पहाड़ियों पर रात में ठंडी रहती है। थोड़ी देर पहले ही बारिश रुकी थी। सावित्री कंबल ओढ़े लेटी थी, तभी अचानक ही जोर के धमाके की आवाज़ से वो चौंक पड़ी थी। वह बिस्तर से नीचे उतर आई, शॉल से अपने को ढकते हुए बगल में सास के कमरे में गई। वहां उसने देखा कि सास ससुर दोनों ही जोरदार धमाके की आवाज़ से जाग गए थे। उसके ससुर स्वेटर पहनकर टॉर्च व छड़ी उठाकर बाहर जाने के लिए निकलने लगे, तो सावित्री ने कहा, बाबूजी, मैं आपको रात में अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। बाहर निकली तो थोड़ी दूरी पर ही खेतों के बीच उसने आग की कुछ लपटें देखी। गांव के कुछ और लोग भी धमाके की आवाज़ सुनकर जमा हो चुके थे। करीब जाने पर देखा कि एक छोटे हवाई जहाज के टुकड़े इधर उधर जल रहे थे। लपटें काफ़ी ऊंची और तेज थी। किसी में पास जाने की हिम्मत नहीं थी। देखने से लग रहा था कि सब कुछ जलकर राख हो चुका है। तब सावित्री की नज़र मलबे से दूर पड़े किसी शख्स पर गई, जिसके हाथ पैरों में कुछ हरकत हो रही थी। वह अपने ससुर के साथ उसके नज़दीक गई। कुछ और लोग भी साथ हो लिए थे। उस नौजवान का चेहरा जलने से काला हो गया था। हाथ पैरों पर भी जलने के निशान थे। वो बेहोश पड़ा था, पर रह रहकर अपने हाथ पैर हिला रहा था। तभी एक गांव वाले ने उसकी नब्ज देखी, फिर नाक के पास हाथ ले जाकर सावित्री के ससुर से बोला, सरपंच जी, इसकी सांसें चल रही हैं। यह अभी जिंदा है, पर इसकी हालत नाजुक दिखती है। इसको तुरंत इलाज की ज़रूरत है। सरपंच ने कहा, हाँ, इसे जल्द ही अस्पताल ले जाना होगा। प्रशासन को अभी इसकी सूचना भी शायद ना मिली हो। सूचना मिलने के बाद भी सुबह के या पहले किसी के आने की उम्मीद नहीं है। तुम में से कोई मेरी मदद करो, मेरा ट्रैक्टर लेकर आओ, इसी शहर के अस्पताल लेकर चलते। थोड़ी ही देर में 2-3 नौजवान ट्रैक्टर लेकर आ गए थे। उस घायल नौजवान को ट्रैक्टर से ही शहर के बड़े अस्पताल ले गए। सावित्री भी सरपंच जी के साथ शहर तक गई थी। अस्पताल में डॉक्टर ने देखकर कहा कि हालत नाजुक है, पुलिस को भी सूचित करना होगा। यह काम सरपंच ने खुद किया और डॉक्टर को तुरंत इलाज शुरू करने को कहा। इमरजेंसी वार्ड में चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने उसे इलाज के लिए आईसीयू में भेज दिया, पर उस शख्स के पास कोई पहचान पत्र या बोर्डिंग पास भी नहीं मिला। हादसे की जगह पास से एक पूरी तरह जला हुआ पर्स मिला था। उस पर्स में ऐसा कुछ भी सबूत नहीं मिला था जिसने उसकी पहचान हो सके। डॉक्टर ने इलाज तो शुरू कर दिया था। सरपंच जी खुद गारंटर बने थे, यानी इलाज का खर्च उन्हें ही उठाना था। सुबह होते ही इस हादसे की खबर रेडियो और टेलीविज़न पर फैल चुकी थी। पुलिस भी आ गई थी। पुलिस को सारी बात बताकर उसकी सहमति लेकर सरपंच जी अपने बहू सावित्री के साथ अपने घर लौट आए थे। शहर के एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का सा माहौल था। एयरपोर्ट शहर से 20 किलोमीटर दूर और गांव की विपरीत दिशा में था। लोग उस उड़ान से आने वाले अपने रिश्तेदारों का हाल जानने के लिए बेचैन थे। एयरलाइंस के मुलाजिमों ने तो सभी सवारियों और हवाई जहाज के मुलाजिमों की लिस्ट लगा रखी थी, जिसमें सबको ही मरा ऐलान किया गया था। थोड़ी ही देर में टेलीविज़न पर एक ब्रेकिंग न्यूज आई कि एक मुसाफिर इस हादसे में बच गया है, जिसकी हालत नाजुक है, पर उसकी पहचान नहीं हो सकी। सबके मन में उम्मीद की एक किरण जग रही थी, शायद वो उन्हीं का सगा हो। अस्पताल में भीड़ उमड़ पड़ी। डॉक्टरों ने कहा कि अभी वो वेंटिलेटर पर है और हालत नाजुक है। मरीज के पास तो अभी कोई नहीं जा सकता है, उसे सिर्फ बाहर से शीशे से देखा जा सकता है। लोग बाहर से ही उसको देखकर पहचानने की कोशिश कर रहे थे, पर यह मुमकिन नहीं था। उसका चेहरा काफ़ी जला हुआ था, उस पर दवा का लेप भी लगा हुआ था। इधर सरपंच रोज सुबह अस्पताल आते थे। अक्सर सावित्री भी साथ होती थी। वह उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि सरपंच खुद दिल के मरीज थे।
कुछ दिनों के बाद डॉक्टर ने सरपंच से कहा, मरीज खतरे से बाहर है, पर वो कोमा में जा चुका है। कोमा से बाहर निकलने में कितना समय लगेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। कुछ ही दिनों में उसे आईसीयू से निकालकर स्पेशल वार्ड में भेज देंगे। दूसरी बात यह कि उसका चेहरा बहुत ख़राब हो चुका है। अगर वो कोमा से बाहर भी आता है तो आईने में अपने आप को देखकर उसे गहरा सदमा लगेगा। सरपंच ने पूछा, तो इसका इलाज क्या है? डॉक्टर बोला, उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करनी होगी, पर इसमें काफ़ी खर्च होगा। अभी तक के इलाज का खर्च तो आप देते आए हैं। सरपंच ने कहा, आप पैसे की चिंता ना करें। अगर यह ठीक हो जाता है तो मैं समझूंगा कि मेरा बेटा मुझे दोबारा मिल गया है। कुछ दिनों के बाद उस मरीज को स्पेशल वार्ड में शिफ्ट किया गया। वहाँ उसकी देखभाल दिन में अक्सर सावित्री ही किया करती थी, लेकिन रात में सरपंच के कहने पर गांव से भी कोई ना कोई आ जाता था। तकरीबन 2 महीने बाद उसकी प्लास्टिक सर्जरी भी हुई। उस आदमी को नया चेहरा मिल गया था। इसी बीच सरपंच को ट्रैक्टर की ट्रॉली पर एक बेल्ट मिली। हादसे के बाद उस नौजवान को इसी ट्रॉली से अस्पताल पहुंचाया गया था। शायद किसी ने उसे आराम पहुंचाने के लिए बेल्ट निकालकर ट्रॉली के एक कोने में रख दी थी, जिस पर अब तक किसी की नज़र नहीं पड़ी थी। बेल्ट पर 2 शब्द खुदे थे, एस के। उस बेल्ट को देखकर सरपंच को लगा कि उस आदमी की पहचान में ये एक अहम कड़ी साबित हो। इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दे दी। साथ ही लोकल टेलीविज़न चैनल और रेडियो पर भी इसे प्रसारित किया गया। अगले ही दिन एक बुजुर्ग दंपति उसे देखने अस्पताल आए थे। उनका शहर में काफ़ी बड़ा कारोबार था, पर चेहरा बदल जाने के चलते वे उसे पहचान नहीं पा रहे थे। बेल्ट भी पुलिस को दे दी गई थी। वहाँ पर उन्होंने सावित्री को देखा, जो मन लगाकर मरीज की सेवा कर रही थी। अस्पताल से निकलकर वे सीधे पुलिस स्टेशन गए और वहां उस बेल्ट को देखकर कहा कि ऐसी ही एक बेल्ट उनके बेटे की भी थी, जिस पर एस के लिखा था। यह बेल्ट जानबूझकर उनके बेटे ने खरीदी थी, क्योंकि उसके नाम सत्य कुमार से मिलती थी। फिर भी संतुष्ट हुए बिना उसे अपना बेटा मानने में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिलहाल वे अपने घर लौट गए थे, पर सरपंच का मन कह रहा था कि यह सत्य कुमार ही है। तकरीबन 1 महीना गुजर चुका था। सरपंच और सावित्री दोनों ही सत्य कुमार की देखभाल कर रहे थे। एक दिन अचानक सावित्री ने देखा कि सत्य कुमार के होंठ फड़फड़ा रहे थे और हाथ से कुछ इशारा कर रहा था। उसने तुरंत डॉक्टर को यह बात कही। डॉक्टर ने कहा कि दवा अपना काम कर रही है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद सावित्री उसे जब अपने हाथ से खाना खिला रही थी, सत्य कुमार ने उसका हाथ पकड़कर कुछ बोलने की कोशिश की। उसी शाम जब सावित्री अपने घर जाने के लिए उठी, तो सत्य कुमार ने उसका हाथ पकड़कर बहुत कोशिश के बाद लड़खड़ाती जबान में बोला, रुको, मैं यहाँ कैसे आया हूँ? मैं तो हवाई जहाज़ में था। मैं तो कारोबार के सिलसिले से बाहर गया हुआ था। फिर अपने बारे में उसने कुछ जानकारी दी थी। सरपंच और सावित्री दोनों की खुशी का ठिकाना न था। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसे चेक कर कहा, मुबारक हो, अब यह होश में आ गया। इसके माता पिता को सूचना दे दें। सावित्री और सरपंच अस्पताल में ही रुककर सत्य कुमार के माता पिता का इंतजार कर रहे थे। वे लोग खबर मिलते ही दौड़े आए थे। सत्य कुमार ने अपने माता पिता को पहचान लिया था और हादसे के पहले तक की बात बताई। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं था। सत्य कुमार के पिता ने सरपंच और सावित्री का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आपके उपकार के लिए हम लोग हमेशा कर्जदार रहेंगे। यह लड़की आपकी बेटी है ना? सरपंच बोले, मेरे लिए तो बेटी से भी बढ़कर है तो मेरी बहू, पर शादी के 1 साल अंदर ही मेरा इकलौता बेटा हम लोगों को अकेला छोड़कर चला गया। पर सावित्री ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। मैं तो चाहता हूँ कि ये अपने माँ बाप के पास चली जाए और दूसरी शादी कर ले, पर यह तैयार नहीं है। सत्य कुमार के पिता ने कहा, अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है तो मैं सावित्री को अपनी बहू बनाने को तैयार हूँ। क्यों सत्य कुमार, ठीक रहेगा ना? सत्य कुमार ने सहमति में सिर हिलाकर अपनी हामी भर दी थी। फिर सेठ जी ने सत्य कुमार की माँ की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे सेठानी, तुम भी तो कुछ कहो। सेठानी बोली, आप लोगों ने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है। मेरे बोलने को कुछ बचा ही नहीं है। फिर वे सावित्री को ओर देखकर बोले, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? सावित्री की आंखों से आंसू की कुछ बूंदें छलक कर उसके गालों पर आ गई थी। वह बोली, मैं आप लोगों की भावनाओं का सम्मान करती हूँ, पर मैं अपने सास ससुर को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। सरपंच ने सावित्री को समझाते हुए कहा, तुम्हें ऐतराज़ नहीं होना चाहिए।
क्योंकि हम सभी लोगों की खुशी इसी में है और हम लोगों को अब जीना ही कितने दिन है, जबकि तुम्हारी सारी जिंदगी आगे पड़ी है। सेठ जी ने भी सरपंच की बातों को सही ठहराते हुए कहा, तुम जब भी चाहो और जितने दिन चाहो सरपंच जी के यहाँ बीच बीच में आती रहना। सावित्री सेठ जी से बोली, सत्य जी को आपने जन्म दिया और बाबूजी ने उन्हें दोबारा जन्म दिया है, तो इनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है मेरे ससुर जी के लिए। सेठ जी बोले, मैं मानता हूँ और मेरा बेटा भी इतनी समझ रखता है। सत्य कुमार को तो दो दो पिताओं का प्यार मिलेगा। सत्य कुमार सरपंच जी का उतना ही ख्याल रखेगा जितना वो हमारा रखता है। सावित्री और सत्य दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उन लोगों की बातें सुनकर वो कुछ संतुष्ट सी लग रही थी। उस दिन सारी रात लोगों ने अस्पताल में ही बिताई थी। सावित्री के मायके में भी सरपंच ने यह बात बता दी थी। सभी को यह रिश्ता मंजूर था। सरपंच ने धूमधाम से अपने घर में सावित्री की शादी की थी।